हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स गुरु में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, आज भी उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं, उनकी टर्म्स, जैसे कि फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने डिस्कस किया था। उसके बाद बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन डिस्कस किया था। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट फिर हम बेसिक किसी भी एलपीपी का सॉल्यूशन यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमने स्टेप्स डिस्कस करे थे कि किसी भी एलपीपी के ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो स्टेप से गुजरना होगा। पहला स्टेप कि कोई एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना होगा। दूसरा स्टेप हमें क्या करना होगा कि उस फिजिबल जो भी हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला है उसको हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ को ले जाना होगा। ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के बाद अगर वो ऑप्टिमल नहीं है तो उसे इम्प्रूव करते हुए ऑप्टिमल यानी कि मिनिमम कॉस्ट वाले सॉल्यूशन तक हमें प्रोसीड करना होगा, इम्प्रूव करना होगा, जिससे कि जब तक कि आगे इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटी ना बचे तब तक हमें उसे इम्प्रूव करता जाना होगा। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में पहले हमने डिस्कस किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड डिस्कस किया था, एक्सप्लेन भी किया था लास्ट वीडियो में, और उसके थ्रू हमने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाला था जिसमें कि हमारा आंसर जो है वो क्वेश्चन का 102 यानी कि 102 रुपीज़ आ रहा था, और एलोकेशन भी हम फाइंड कर चुके थे। अब हम क्या करेंगे कि एक और मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इट मीन्स BFS फाइंड आउट करने के लिए। वो मेथड का नाम है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। इसका दूसरा नाम है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। तो इस मेथड को हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये चैनल पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये चैनल मैंने स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है ना, और टाइम बहुत कम है। तो कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस का जो है वो रिपीट या रिवीजन करना है, कवर करना है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, जिससे कि हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की मेरे पास डिमांड आई थी कि हमें कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए लास्ट टाइम पर जिससे कि हम कम एफर्ट पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाना स्टार्ट किया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए और उनको भी इसमें हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, जो कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मेथड 2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारे पास फैक्ट्रीज़ हैं कुछ F1, F2, F3, F4, और इन फैक्ट्रीज़ F1, F2, F3, F4 में यहाँ पर ये जो गिवन है ये सप्लाई है। ठीक है, ये सप्लाई है और यहाँ पर हमारे पास ये डिमांड है। ठीक है, किसकी सप्लाई और डिमांड है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर ये जो W1 है, ये W1 रिप्रेजेंट कर रहा है वेयर हाउस या शॉप को। F1, F2, F3, F4 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फैक्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। W1, W2, W3 वेयर हाउस या शॉप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो फैक्ट्रीज़ हैं इनमें कोई प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, और उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है वो यहाँ पर गिवन है सप्लाई करने के लिए, और प्रोड्यूस हुई है 5 यूनिट F1 फैक्ट्री में। F2 में अवेलेबल है या सप्लाई अवेलेबल है कितनी? 8 यूनिट्स की, F3 में 7 यूनिट्स की, इस तरीके से। यहाँ पर W1 जो है वो शॉप या वेयरहाउस है। इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास यहाँ डिमांड यहाँ पर गिवन है कितनी है? 7 यूनिट की। इसमें W2 शॉप या वेयरहाउस की 9 है। इस तरीके से हमें ये डिमांड और सप्लाईज गिवन है। टेबल के अंदर ये टर्म्स क्या गिवन है? ये 2 जो है वो शो कर रहा है कि F1 फैक्ट्री से W1 शॉप के लिए या वेयरहाउस के लिए अगर कोई भी प्रोडक्ट की 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट की जाती है
ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा या किराया जो है वो कॉस्ट जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 यूनिट। 1 यूनिट अगर इस पाथ से F1 से W1 वेयरहाउस को दिलाया जाएगा तो उसका जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ होगा। ऐसे ही F1 से W2 को अगर कोई 1 यूनिट दिलवाई जाएगी तो उसका जो कॉस्ट होगा या चार्ज होगा वो 7 रुपीज़ होगा। तो इस तरीके से ये हमें अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट गिवन है और इधर ये सप्लाई ये डिमांड गिवन है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें स्टार्ट करने से पहले ये चेक करना है क्या डिमांड और सप्लाई का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर इक्वल आ रहा है तो ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। यहाँ पर ये जो सप्लाई है इसको हम AI से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये जो वैल्यू है 5 वो A1 हुआ, 8 A2 की वैल्यू हुई, इसी तरीके से A3 की और ये वैल्यू A4 की होगी 14। सिमिलरली यहाँ पर जो डिमांड है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, BJ से। BJ यहाँ पर B1 वैल्यू हो जाएगी किसकी, B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, B2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9 और B3 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 18। ठीक है, तो सबसे पहला जो टास्क है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये जो सम है AIs यानी कि A1 A2 A3 A4 की वैल्यूज़ का सम और BJs यानी कि B1 B2 B3 B का सम, इन सब का सम क्या इक्वल आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करा था हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। उसमें हमने टोटल करके चेक कर लिया था 5 + 8 + 7 + 14 टोटल 34 ही आ रहा है और इधर से भी 7 + 9 + 18 कर रहे हैं वो भी 34 आ रहा है, दोनों इक्वल है, इसलिए ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है तो व्हाट इज़ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो उसमें ये कंडीशन बना सकता है ऑप्शन फर्स्ट समीशन AI लेस देन BJ, ऑप्शन सेकंड समीशन AI ग्रेटर देन BJ, ऑप्शन थर्ड AI समीशन इक्वल टू BJ समीशन एंड लास्ट नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से उन ऑप्शंस में से हमें सिर्फ क्या टिक करना होगा, हमें टिक करना होगा ये ऑप्शन की समीशन AI इज इक्वल टू समीशन BJ या टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, इट मीन्स ये सॉल्वेबल है। तो अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए जो मेथड है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, इसके नाम से क्लियर हो रहा है मेथड में क्या प्लानिंग है, किस रूल से हमें चलना है। जैसा कि नाम है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, तो यहाँ पर हमें जो भी एलोगेशन की एंट्री करनी है यानी कि जो क्वांटिटी हमें मंगानी है या XIJ X12 X13 X21 इनकी वैल्यू जो भी देनी है सबसे पहले उस जगह पर देनी है जहाँ पर कॉस्ट क्या हो, लोएस्ट हो। जहाँ पर कॉस्ट लोएस्ट हो उस जगह पर हमें सबसे पहले क्वांटिटी एलोगेट करनी है, मंगानी है। ठीक है, तो इस टेबल में सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि इस पूरी टेबल के अंदर जो अंदर कॉस्ट लिखी हुई हैं इनमें से सबसे कम कॉस्ट कितनी है और कहाँ पर है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 जगह मिनिमम कॉस्ट आ रही है, 1 यहाँ पर आ रही है, एक तो सेल 2 3 में, 2 3 सेल का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम में, और एक आ रही है यहाँ पर सेल 4 1 में, इट मीन्स फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ 2 जगह मिनिमम कॉस्ट आ रही है। अब बात आती है कि अगर कॉस्ट मिनिमम है पर वो यूनिक नहीं है तो उस केस में हमें कहाँ पर कोई एलोकेशन अलॉट करनी है। तो एलोकेशन हमें किसी भी अगर टाई बनती है तो किसी भी एक पोजीशन पर एलोकेशन अलॉट कर देनी है। तो यहाँ पर मैं इसको देखते हुए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू सेकंड रो थर्ड कॉलम में 1 देखते हुए यहाँ पर एलोकेट कर रहा हूँ। एलोकेट कैसे करना है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो पोजीशन मिल गई है तुम्हें जहाँ पर एलोकेट करना है इसके अकॉर्डिंग तुम्हें देखना है कि इसके कोरस्पोंडिंग रिक्वायरमेंट कितनी है, वर्टिकल कॉलम में कितनी दिख रही है 18 की डिमांड, और इसके कोरस्पोंडिंग इस पोजीशन के कोरस्पोंडिंग फैक्ट्री में अवेलेबल प्रोडक्ट कितना है 8 यूनिट। तो 8 और 18 में से जो भी मिनिमम होगा, क्या मिनिमम है यहाँ पर दोनों में से 8, तो वो यहाँ पर हम इसे एलोकेट कर देंगे 8 यूनिट, यानी कि यहाँ से हम इस फैक्ट्री से इस वेयरहाउस को दिलवा देंगे। जैसे ही हमने इसको 8 यूनिट दिलवाई तो दिलवाने के बाद यहाँ पर 18 रिक्वायर्ड डिमांड थी, उसमें से 8 फुलफिल हो गई। तो अब डिमांड कितनी रह जाएगी, 10 यूनिट बच जाएगी, 10 यूनिट बच जाएगी।
ठीक है। तो अब 10 यूनिट और हमें यहाँ पर इसकी डिमांड को फिलफिल करना है। बट उससे पहले एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे ही हमने यहाँ पर 8 यूनिट फैक्ट्री F2 से इसे W3 वेयर हाउस को सप्लाई किया है, तो फैक्ट्री में अवेलेबल यूनिट 8 थी। 8 की 8 यूनिट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गई, सप्लाई हो गई, तो फैक्ट्री में कुछ बचा ही नहीं। तो इस फैक्ट्री को कर दो क्लोज, बंद कर दो। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्टिव पेपर अगर है, तो हमें इसी में सब कुछ नहीं करना, नेक्स्ट टेबल बनानी है या इसी में करनी है तो पेंसिल से करना, ठीक है। और नेक्स्ट अगर पेंसिल से नहीं कर रहे हो तो नेक्स्ट टेबल बनाओ और उसमें ये वाली रो नहीं लिखनी है, बाकी रो लिखनी है। बात क्लियर। फिलहाल मैं इसी में ही कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमने एक यहाँ पर पेंसिल से, क्योंकि ये फैक्ट्री का सारा प्रोडक्ट सेल हो गया, F2 का 8 की 8 यूनिट चली गई हैं, ट्रांसपोर्ट हो गई, सप्लाई हो गई है इसकी, तो इसके लिए हम इसे क्लोज कर दे रहे हैं। अब ये फैक्ट्री हमारे पास नहीं है, ये रो नहीं है, ठीक है। अब बाकी बची के लिए हमें सेम काम करना है। बाकी बची मैट्रिक्स में से फिर मिनिमम कॉस्ट देखो, तो मिनिमम कॉस्ट अब हमें मिल रही है कितनी, 1, ठीक है। वो किस पोजीशन पर है, 4-1 पर। 4-1 मतलब 4th रो और फर्स्ट कॉलम में। यहाँ पर हमें मिनिमम कॉस्ट दिख रही है कितनी, 1, तो 1 ये मिनिमम कॉस्ट पोजीशन देख ली। इस पोजीशन को पकड़ने के बाद हमें देखना है कि इस पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग जो वेयर हाउस है उसकी डिमांड कितनी है। कितनी डिमांड है इसकी, 7 यूनिट। और इस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो फैक्ट्री यहाँ दिख रही है इसके साइड में रो वाइज, वो फैक्ट्री की अवेलेबिलिटी कितनी है, सप्लाई कितनी है, सप्लाई कितनी है, 14 यूनिट। तो 14 और 7 में से जो मिनिमम है, क्या मिनिमम है दोनों में से, 7, उतनी क्वांटिटी हमें यहाँ पर एलोकेट कर देनी है। 7 यूनिट हमें एलोकेट यहाँ पर कर देनी है। जैसे ही हमने यहाँ पर 7 यूनिट एलोकेट कर दी, तो इसका 7 की रिक्वायरमेंट थी इस वेयर हाउस की, तो वो 7 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। तो अब इसे और तो कुछ चाहिए नहीं, तो इस वेयर हाउस या शॉप को क्लोज कर दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके। यहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी और इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही हमने 7 यूनिट दी थी, तो इस फैक्ट्री F4 में से 14 यूनिट में से 7 हम दे चुके हैं, 7 दे चुके हैं। तो बाकी कितना बच गया इस फैक्ट्री में अवेलेबल प्रोडक्ट, वो बच गया 14 - 7, तो रिमेनिंग रह जाएगा कितना, 7 यूनिट रह गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर दोबारा से क्या करना है, बाकी बची जो टेबल है, रिमेनिंग टेबल में से हमें मिनिमम कॉस्ट देखनी है। तो यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट अगर हम ध्यान से देखें, तो मिनिमम कॉस्ट अब रिमेनिंग टेबल में क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है, 2 आ रही है। तो इस मिनिमम कॉस्ट 2 पर पोजीशन देखिए, हमने इसे पकड़ा पोजीशन को, इस 2 वाली पोजीशन पर फिर वही देखना है कि यहाँ पर जो इसकी वेयर हाउस है इस पोजीशन पर, यानी कि कॉलम है, उस कॉलम में रिक्वायरमेंट डिमांड कितनी है, 10 यूनिट्स की। और इस पोजीशन पर रो वाइज यानी कि फैक्ट्री F4 में सप्लाई कितनी है, 7 की। तो दोनों में से जो मिनिमम है, तो 7 और 10 में से प्यारे बच्चों क्या मिनिमम है, 7 मिनिमम है। तो यहाँ पर 7 हम एलोकेट कर देंगे। फैक्ट्री F4 से 7 यूनिट हम W3 को वेयर हाउस को दिला देंगे। जैसे ही हमने दिला दी 7 यूनिट, तो ऐसा करने पर क्या हुआ कि F4 फैक्ट्री में 7 ही बच रहे थे, वो 7 के 7 हम दे दिया, यानी कि टोटल 7 + 7 14 की जो सप्लाई थी वो फुलफिल हो गई। तो इस फैक्ट्री F4 को हमें क्लोज करना होगा, यानी कि इस पर एक लाइन स्ट्राइक कर देनी है, ड्रॉ कर देनी है। और साथ ही साथ जैसे ही हमने 7 यूनिट यहाँ दी है, तो वेयर हाउस W3 की रिक्वायरमेंट जो थी 10 की बच रही थी, 10 में से हम 7 दे चुके हैं। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा अब रिक्वायरमेंट, यहाँ पर 10 - 7 कितना रह जाएगा, अब 3 रह जाएगा। तो यहाँ 3 यूनिट की रिक्वायरमेंट हमारी रह गई है। अब ये फिर से हमें क्या करना है, टेबल को फिर ऑब्जर्व करना है कि कॉस्ट मिनिमम किस पोजीशन पर आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, बाकी जो जिन पर लाइन नहीं ड्रॉ हुई है, उन एलिमेंट्स में से मिनिमम 4 दिख रहा है और 4 2 जगह है। तो इनमें से फिर से जैसा कि मैंने बताया, किसी भी एक पोजीशन को चूज़ कर लो और वहाँ पर जितना पॉसिबल है उतना एलोकेट कर दो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैं इसके अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर मिनिमम 4 है, और इस पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वेयर हाउस की जो रिक्वायरमेंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग वो 3 की है डिमांड। और इस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो फैक्ट्री F1 है उसके लिए सप्लाई कितनी है, 5 यूनिट की। तो दोनों में से मिनिमम क्या है, 3। तो यहाँ पर हम 3 एलोकेट कर देंगे, जैसा मेथड मैंने बताया। 3 एलोकेट कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना,
जैसे ही हमने 3 एलोकेट कर दिया, तो 3 एलोकेट करते यहाँ पर 3 की इसकी वेयर हाउस की जो डिमांड थी वो 3 ही बच रही थी, वो भी फुलफिल हो गई, तो ये तो क्लोज हो जाएगा, वेयर हाउस क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पर 3 देने के बाद यहाँ पर कितनी सप्लाई रह गई, 2 यूनिट की बचती है। तो पर ये 2 यूनिट की सप्लाई नेक्स्ट टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो फैक्ट्री है इसके पास हमारे पास अब 2 यूनिट बच रहे हैं। तो ये 2 यूनिट देने के लिए ये शॉप पहले ही क्लोज हो चुकी है W1, ये भी क्लोज हो चुकी है W3, तो फिर ये अपना प्रोडक्ट किसको सेल कर सकता है, सिर्फ क्या बचा, W2। तो ये 2 यूनिट फिर किसको दे दो, W2 को यहाँ पर दे दो। बात क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही हमने यहाँ 3 यूनिट दी थी, तो 3 यूनिट देने के बाद ये W3 शॉप क्लोज हो गई, क्योंकि इसके पास 3 की डिमांड बच रही थी, वो भी फुलफिल हो चुकी है, तो ये शॉप क्लोज हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर 5 में से 3 देने के बाद 2 की सप्लाई रह जाती, पर वो 2 की सप्लाई के लिए अब ये फैक्ट्री F1 को 2 की सप्लाई सेल करनी है। तो वो सेल करने के लिए फैक्ट्री वो शॉप वेयर हाउस W1 पहले ही क्लोज हो चुका है, W3 भी क्लोज हो चुका है, तो सिर्फ W2 बच रहा था। तो ये बचा हुआ 2 जो है वो किसके पास एलोकेट होगा, W2 पर, F1 फैक्ट्री का कर दिया। अब ये एलोकेट करने के बाद फिर हम देखते हैं कि W2 की रिक्वायरमेंट 2 यूनिट यहाँ से फुलफिल हो गई, पर यहाँ पर कितने की रिक्वायरमेंट थी, 9 की, उसमें से 2 दे दिया, तो यहाँ पर कितना रह गया, 7 यूनिट रह जाता है। तो ये 7 यूनिट अगर W2 को चाहिए, तो अब यहाँ पर 2 यूनिट देने के बाद पहले ही ये फैक्ट्री F1 भी क्लोज हो चुकी थी, क्योंकि 3+2 यहाँ पर 5 की सप्लाई इसकी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा कि इसकी जो ये 7 की रिक्वायरमेंट है, इस 7 की डिमांड को पूरी करने के लिए ये फैक्ट्री पहले ही बंद हो चुकी, ये भी बंद हो चुकी, तो जो बची फैक्ट्री है F3, इसी से हमें 7 यूनिट दिलानी होगी। तो यहाँ पर हम 7 यूनिट एलोकेट कर देते हैं। तो 7 यूनिट एलोकेट करने के बाद ये भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। और अगर सही किया होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अपने आप ये 7 यूनिट कंडीशन फुलफिल दिखाई देगा कि 7 यहाँ पर फुलफिल कर यहाँ दे दिया, तो 7 साथ के साथ ये भी बैलेंस हो गया, क्योंकि इसकी सप्लाई 7 भी पूरी हो गई टोटल। अब अगर चेक करना है अपने आंसर को, तो चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एलोकेशंस आई हैं, ये रो सम कॉलम सम की कंडीशन यानी कि रिम कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखें जरा, रो वाइज सम कितना आ रहा है, 2 + 3 कितना आ रहा है, यहाँ पर 5, 2 + 3 5 थी सप्लाई, वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पर इस रो में कितना एलोकेशन है, 8, और वो 8 ही आ रहा है। यहाँ पर इस रो में कितना है, 7, तो ये सप्लाई 7 थी, 7 फुलफिल हो रही है। 4th रो में कितना है, 7 + 7 14 आ रहा है, और 14 ही सप्लाई थी। कॉलम वाइज देखें तो पहली कॉलम में 7 टोटल आना चाहिए, 7 है। यहाँ पर दूसरी कॉलम में 2 + 7 कितना हुआ, 9 की 9 डिमांड पूरी हो चुकी है। यहाँ पर टोटल 3 + 8 + 7 कितना आ जाएगा, 18, वो भी फुलफिल है। इसका मतलब ये जो एलोकेशंस आई हैं वो रो सम कॉलम सम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो अब इसे आंसर को लिखना कैसे है वो जान लेते हैं। ये आंसर लिखते समय यहाँ पर पोजीशन वाइज देखो, ये जो 2 है वो कौन सी रो कौन सी कॉलम में आ रहा है, ये 2 है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो ये किसकी वैल्यू हुई, x1 2 की, कितनी वैल्यू हो गई यहाँ पर, 2। सेम इसी तरीके से ये 3 किसकी वैल्यू है, ये कौन सी रो कौन सी कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो ये x1 3 की वैल्यू हो गई कितनी, 3। नेक्स्ट फिर आते हैं सेकंड रो में, ये एलोकेशन आ रही है 8, ये किस पोजीशन पर है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, तो ये x3 3 की वैल्यू हो जाएगी, x2 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। अब ये 7 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, तो इसका मतलब ये x3 2 की वैल्यू हो गई कितनी, 7। इसी तरीके से यहाँ पर ये 7 कहाँ पर आ रहा है, 4th रो में, तो 4th रो में फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो x4 1 की वैल्यू हो गई 7। और एट लास्ट ये 7 एलोकेशन है वो 4th रो और थर्ड कॉलम में है, इट मीन्स x4 3 की वैल्यू है, और ये कितनी है यहाँ पर वैल्यू, 7। ठीक है, तो ये एलोकेशंस आ चुके हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है, क्या ये सॉल्यूशन बेसिक है या नहीं। फिजिबल तो है, फिजिबल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, याद हो तो, कि एलोकेशंस ये जो तुमने लिखी हैं, इनका एलोकेशंस की वैल्यू का ये जो सेट मिला है, ये सेट क्या कहलाता है, फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। अगर ये 2 बातें सेटिस्फाई करें कि ये जो भी वैल्यू आई है x12 x13, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात, ये सारी वैल्यूज जिन्हें हम एलोगेशन बोल रहे हैं x12 x13, इनका रो सम और कॉलम सम की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि रो वाइज एलोकेशन का सम उनकी सप्लाई के इक्वल और कॉलम वाइज एलोकेशन का सम डिमांड के इक्वल आना चाहिए। तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, हम चेक कर चुके हैं। तो इसका मतलब है फिजिबल सॉल्यूशन तो है। अब बेसिक है या नहीं वो चेक करना है, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करना होगा। इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना होगा m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू, जहाँ पर m किसे शो कर रहा है, नंबर ऑफ रो को, ठीक है। n किसे शो कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम को, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के सम से, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो अगर हम काउंटर करें तो नंबर ऑफ रो कितनी है, f1 फर्स्ट रो, f2 सेकंड रो, f3 थर्ड रो और f4 फोर्थ रो। तो टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 रो हैं। इट मीन्स m की वैल्यू यहाँ पर हो गई 4। n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम अगर हम यहाँ पर काउंट करें क्वेश्चन में, तो w1 फर्स्ट कॉलम, w2 सेकंड कॉलम, w3 थर्ड कॉलम। तो टोटल कॉलम्स कितनी हो गई यहाँ पर, n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3 माइनस 1। तो यहाँ पर 4 प्लस 3 7 माइनस 1 6। तो यहाँ पर 6 जो है वो m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमने बेसिक सॉल्यूशन होने के लिए डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा अगर m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू नंबर ऑफ एलोगेशन के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलोगेशन और काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलोगेशन इक्वल टू कितनी आ रही है, काउंट कर लेते हैं। एक तो था ये x12 फर्स्ट एलोगेशन, फिर ये x13 सेकंड, x23 थर्ड, ये x32 फोर्थ, x41 5 और x43 6। तो नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी आ रही है, 6। इट मीन्स यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल m प्लस n माइनस 1। तो अगर नंबर ऑफ एलोकेशंस m प्लस n माइनस 1 के इक्वल आ जाए तो सॉल्यूशन बेसिक भी हो जाता है। फिजिबल तो था ही, पहले ही हम चेक कर चुके हैं कि कोई भी एलोकेशन की वैल्यू नेगेटिव नहीं है। दूसरा, ये रो सम कॉलम सम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी। तो ये दोनों बातें सेटिस्फाई करने की वजह से जो सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन फिजिबल तो था ही। अब बेसिक इसलिए हो गया क्योंकि नंबर ऑफ एलोकेशंस जो है वो 6 आ रही हैं और m प्लस n माइनस 1 यानी कि रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1 की वैल्यू भी 6 आ रही है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दिस में इट मीन्स दिस इज and this is a basic feasible solution, यानी कि ये सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, ये बात क्लियर की थी, कंसेप्ट क्लियर किया था कि जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड इससे पहले हमने डिस्कस किया है उसमें ऑलवेज श्योर है कि नंबर ऑफ एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 के इक्वल आएगी। इट मीन्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से अगर तुम चेक भी नहीं करो तो भी चलेगा क्योंकि उसमें एलोकेशन हमेशा m प्लस n माइनस 1 के इक्वल आएंगी नंबर ऑफ एलोकेशन, यानी कि सॉल्यूशन बेसिक ही होगा। पर लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड और जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं इससे श्योर नहीं है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एलोकेशन कम रह जाती हैं। अगर एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 से कम रह जाती हैं तो सॉल्यूशन फिजिबल तो होगा पर बेसिक नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने अभी ये तो पता कर लिया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या आया है, वो ये आया है। ये जो है आंसर जब हम लिखेंगे तो आंसर में सिर्फ और सिर्फ हमें ये वैल्यू लिखनी है, ये वैल्यू लिखनी है और लिख देना है दिस इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात आती है कॉस्ट भी लिखनी होगी। अगर क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो कॉस्ट भी अगर हमें चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो हमने लास्ट वीडियो में भी निकाला था, इसमें भी देख लेते हैं टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो भी हमारी एलोकेशन है, जैसे यहाँ पर एलोकेशन हमारी 2 यूनिट है तो इस प्लेस पर कॉस्ट कितनी है 7। तो ये जो कॉस्ट 7 है वो F1 फैक्ट्री से W1 वेयर हाउस को 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट है 7 यूनिट, पर हमने कितनी ट्रांसपोर्ट की है इस रास्ते से 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट 7 यूनिट, तो 2 यूनिट का क्या हो जाएगा 7 × 2,
तो इस तरीके से यहाँ पर कोस्ट जो आ जाएगी इस बात के अकॉर्डिंग 2 × 7 प्लस नेक्स्ट अगर हम फिर से देखें तो एक और एलोकेशन हमारी आई थी ये 3 एलोकेशन किस प्लेस पर आई थी, यहाँ पर, जिसकी कॉस्ट कितनी है 4 इस पाथ पर। तो 1 यूनिट की कॉस्ट 4, तो 3 यूनिट की हो जाएगी 3 × 4, फिर प्लस। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर 8 यूनिट है, तो ये फर्स्ट यहाँ पर कॉस्ट कितनी है 1, तो इसके लिए आ जाएगी 8 × 1 कॉस्ट प्लस। सिमिलरली हम अदर एलोकेशंस के लिए भी निकालेंगे तो 7 × 4 प्लस 7 × 1 प्लस 7 × 2 आ जाएगा। और इस तरीके से अगर हम इन सब का टोटल फाइंड आउट करें, मल्टीप्लाई करके टोटल फाइंड आउट करें, तो ये टोटल फाइंड आउट करें तो 2 × 7 14 प्लस 4 × 3 12 प्लस 8 × 1 8 प्लस 7 × 4 28 प्लस 7 प्लस 7 2 जा 14, और ये टोटल जब हम सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 83 रुपीज़, 83 रुपीज़ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमने दूसरे मेथड यानी कि लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से निकाला है, उससे सेम प्रॉब्लम का जो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है टोटल कॉस्ट वो 83 रुपीज़ आ रही है। और इससे पहले सेम प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन निकालना था, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, वो निकाला था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से इसका सॉल्यूशन कितना आया था 102 रुपीज़। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दोनों में से बेटर जो सॉल्यूशन देने वाला मेथड है कॉस्ट वाइज वो कौन सा मेथड हुआ, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। इसे LCEM मेथड भी बोलते हैं। तो LCEM मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड के अकॉर्डिंग आंसर नॉर्थ वेस्ट से बेटर आएगा। तो दोनों में से बेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देने वाला ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, बेटर सॉल्यूशन है, वो कौन देगा, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने दो मेथड अब तक जान लिए। पहला डिस्कस किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ये दोनों मेथड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के हैं, BFS। अब एक और मेथड बचता है जिसे बोलते हैं वोगल्स मेथड, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें, क्योंकि यहाँ पर जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैंने बहुत सी ऐसी टर्म्स बताई हुई हैं जो वीडियो के इन बिटवीन ऐसे कंसेप्ट्स बताए हुए हैं जो कि आप लोगों के MCQ में काम आएंगे। मिडिल में बीच बीच में टॉपिक्स में बताए हुए हैं। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है वो कंसेप्ट छूट जाए और उसी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।